हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहां पर हम भारत के जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, वायसराय रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या किया हमारे देश में, कौन सी सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया है ना, या कौन से सिस्टम को ख़त्म करने का काम हमारे देश में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा उनका। तो वो सारी बातों को आज हमें डिस्कस करना है। तो उसके लिए मैंने पहला वीडियो बनाया था वॉरेन हेस्टिंग पे। आज आप लोगों के कहने पे मैं रॉबर्ट क्लाइव पे वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जबकि पहले गवर्नर बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव थे। 2 बार ये रॉबर्ट क्लाइव जो है वो भारत में बंगाल के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या किया, कौन से बैटल लड़े, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग और रॉबर्ट क्लाइव दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इन्हें ही एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है कि किस तरीके से जो कंपनी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेडिंग करने आई थी, व्यापार करने आई थी, और किस तरीके से वो पॉलिटिक्स में इतनी एक्टिव हो गई और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसने अपने हाथों में ले लिया। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल राइज देखते हैं, अपलिफ्टमेंट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से इनकी एंट्री देखते हैं, इसका पूरा क्रेडिट हम रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग को देते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और आज हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डिस्कशन करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के बाद बाकी जो गवर्नर हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड डलहौजी हैं, और भी कई सारे गवर्नर हैं, उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है वो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। रॉबर्ट क्लाइव का अगर हम लाइफ देखते हैं तो 1725 से 1774 तक की इनकी लाइफ रही है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ऐसा नहीं है कि आए भारत इंग्लैंड से और इन्हें फोर्ट विलियम भेज दिया गया हो और फिर ये बंगाल के गवर्नर बन गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव का जो करियर शुरू होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क, एक राइटर की तरह शुरू होता है। 1743 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ क्लर्क, एज अ राइटर ज्वाइन किया था। लेकिन इनका जो आप कह सकते हैं करियर में जो अपलिफ्टमेंट आता है, ये जो करियर में बूस्ट आता है, वो मेजर बूस्ट इनको कब मिला था, जब इन्होंने सेकेंड कर्नाटका वॉर के समय आरकोट जो है उसको सीज करने का काम 1751 में किया था। तो वहां से उनके एक बेहतरीन करियर की शुरुआत होती है, आप ऐसा मान सकते हैं। और जब उन्होंने सीज कर लिया था आरकोट को 1751 में, उसके बाद इन्हें डेप्यूटी गवर्नर ऑफ फोर्ट सेंट डेविड बनाया गया था 1755 में। ठीक है, और फिर बाद में जब ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, इनकी जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी या मिलिट्री जब वो किसी बैटल को लड़ने जाते थे, युद्ध को करने जाते थे, तो उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, वो बड़ी ही खास थी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। इसलिए फिर बाद में इनको जो है वो बंगाल भेजा गया था। वो कहानी अभी हम समझेंगे। फिलहाल हम छोटी छोटी बातें समझते हैं जो आज हमें सेशन में डिस्कस करनी है। मैं आपको बता दूं कि 2 बार बंगाल के गवर्नर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। एक बार 1758 से 1760 तक रहे थे और उसके बाद ये लंदन चले गए थे, वापस इंग्लैंड चले गए थे। लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्हें वापस बुलाया जाता है, क्योंकि वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट गवर्नर ऑफ बंगाल इज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, वॉज द रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया जाता है फिर इंग्लैंड से, और 1765 से 1767 तक जो है फोर्ट विलियम, या कह सकते हैं बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव काम करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने ही डुअल सिस्टम या डायरकी, डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत भारत में की थी, जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म करने का काम किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने 3 सक्सेसफुल बैटल लड़ी हैं या उनकी संधियां की हैं: बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ चिंसूरा एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो इन तीनों बैटल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे चर्चा करेंगे जो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। उसके बाद हमें देखना है कि कितना ज़्यादा करप्शन जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया, और बाद में जब वो लंदन जाते हैं तो उनके ऊपर पार्लियामेंट में केस भी चलता है, और जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो वो पूरी कहानी को हमें समझना है। तो आई थिंक आपको मोटा मोटा समझ में आया होगा, बेसिक बातें समझ में आई होंगी कि आज के सेशन में हम डिस्कशन क्या करने वाले हैं। ठीक है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी होते हैं, और इनको इनकी मिलिट्री प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने ही अपनी टेक्निक्स के जरिए जो है वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने का काम किया था। रॉबर्ट क्लाइव को कई सारे और भी नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड क्लाइव कहते हैं इन्हें, बैरन ऑफ प्लासी कहा जाता है, गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता है, और इनको करप्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने काफी करप्शन भी किया था। क्योंकि जो ड्रेन थ्योरी आज हम पढ़ते हैं दादा भाई नेहरू जी की, तो भारत से जो पैसा ले जाने का काम किया है सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने वहीं से शुरुआत की थी। बहुत अधिक पैसा जो है वो भारत से ले गए थे, और आप देखेंगे कि 19 और 20वीं सेंचुरी में जो ब्रिटेन है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बन गई थी वर्ल्ड की, क्योंकि भारत से पैसा लूट लूट कर वो ले गए थे।
तो हम बात करेंगे पहले कि कहाँ से इनकी एंट्री बंगाल में होती है। तो ये बात तो समझ में आ गई है कि ये क्लर्क के रूप में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया था। उसके बाद जब इन्होंने सीज कर लिया है आरकोट, तो उसके बाद इन्हें डिप्टी गवर्नर बना दिया गया है फोर्ट सेंट डेविड का। ठीक है, ये बातें हमको क्लियर है। अब इनकी बंगाल में कैसे एंट्री होती है, कैसे फोर्ट विलियम तक पहुंचते हैं, वो कहानी हमें थोड़ी सी समझनी है। तो ये मैप आप देख रहे हैं, ये आज का मैप नहीं है, ये काफी उस समय का मैप है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रहा करती थी। और ये पूरा का पूरा आपका बंगाल प्रेसिडेंसी है। इस बंगाल प्रेसिडेंसी में आपको बांग्लादेश, प्रेजेंट का बांग्लादेश जो है वो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये सब अगर आप मिला दिया जाए तो वो बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाती थी। और वन ऑफ द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट प्रेसिडेंसी उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी थी। और यहाँ पर ये दिल्ली का जो रीजन है, यहाँ पे मुगल सल्तनत थी, मुगल सल्तनत के बादशाह यहाँ पे रहा करते थे। ठीक, इतनी चीजें। अब आपको पता है कि अगर हम बात करें तो मुगल सल्तनत का जो अंतिम या लास्ट हम पावरफुल रूलर किसी को कंसिडर कर सकते हैं तो वो औरंगजेब को कर सकते हैं। और औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर हुए हैं वो उतने पावरफुल, उतने स्ट्रांग नहीं हुए, क्योंकि उनकी पॉलिसी उस तरीके से थी नहीं कि वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। तो जो आपका यहाँ पे औरंगजेब है वो अंतिम पावरफुल रूलर रहे हैं मुगल सल्तनत के, और 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद अगला जो अगर हम बात करते हैं, एक रूलर आता है जिनका नाम होता है फर्रुख सैय्यर। तो फर्रुख सैय्यर जो है यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं। और फर्रुख सैय्यर के जो टर्म्स होते हैं वो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काफी अच्छे होते हैं। फर्रुख सैय्यर को डिसीज हो जाती है तो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होते हैं उनकी मदद करते हैं उनकी बीमारी को सॉल्व करने के लिए। तो बड़े खुश हो जाते हैं फर्रुख सैय्यर। और फर्रुख सैय्यर जब खुश हो जाते हैं तो फर्रुख सैय्यर का एक फरमान आता है जिसको रॉयल फरमान के नाम से जानते हैं। और बस यहीं से शुरुआत हो जाती है सब कुछ गड़बड़ होने की। ये जो फर्रुख सैय्यर का फरमान ना होता तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन ये जो मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम बोलेंगे वो फर्रुख सैय्यर के फरमान को बोलते हैं। ऐसा क्या कह दिया फर्रुख सैय्यर ने इस रॉयल फरमान में, तो आप देखेंगे मुगल एम्परर फर्रुख सैय्यर 1717 में इन्होंने एक रॉयल फरमान या चार्टर इशू किया था जिसमें खुश होकर इन्होंने कंपनी को फ्री ट्रेड करने का अधिकार दे दिया था। पहले जैसे कोई कंपनी है या कोई मर्चेंट है वो अगर व्यापार करता है, और आज भी आपने देखा है हमारे देश में अगर कोई भी कंपनी व्यापार करती है तो उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कई सारे चार्जेस और टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही प्रोविजन था, अगर कोई मर्चेंट जो हमारे देश में ट्रेड करता है तो उसे टैक्स पे करना होता था। लेकिन यहाँ जो फर्रुख सैय्यर का फरमान आता है तो उसके बाद उसने ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी। मतलब आप एक काम कीजिए, बंगाल में विदाउट टैक्स पे आप यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे फरमान जारी किया था फर्रुख सैय्यर के द्वारा। इसके अलावा फर्रुख सैय्यर ने एक दस्तक या पास भी इशू किया था ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अगर कोई आपको टैक्स के लिए रोकता है, टोकता है कि आप टैक्स दीजिए, तो आप हमारा ये फरमान या दस्तक जारी कर दीजिएगा, दस्तक दिखा दीजिएगा, तो आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो दस्तक जारी कर दिया और इसे आपने क्या कह दिया, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी कह दी। इसके अलावा जो बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राइट्स भी जो है वो टैक्स वसूल करने का जो अधिकार है वो भी फर्रुख सैय्यर ने ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो एक तरीके से ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी अब पावरफुल होने लगी है। उन्होंने फोर्ट विलियम या फिर जो छोटे किले होते हैं और किलेबंदी होती है, फोर्टिफिकेशन होता है जहाँ पे किले के चारों ओर दीवारें बनाई जाती हैं, बाउंड्री बनाई जाती है, सेना रखी जाती है, तो वो सब अधिकार भी इनको दे दिए क्योंकि इन्होंने कन्वेंस कर लिया कि लगातार मराठास जो है वो हम पे हमला करते रहते हैं। फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी पावर भी बढ़ रही है और वो भी हम पे हमला करती रहती है। तो ऐसे केस में जरूरी है कि हमारे जो किले हैं उनकी किलाबंदी हो, उनका फोर्टिफिकेशन और हमको सेना रखने और ट्रूप रखने का जो है वो अधिकार भी दे दिया जाए। तो ये सारी बातें फर्रुख सैय्यर ने अपने रॉयल फरमान में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दी और उन्होंने किलों का फोर्टिफिकेशन करना, किलेबंदी करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब फर्रुख सैय्यर उतना योग्य शासक नहीं था, उतना पावरफुल रूलर नहीं था कि उसकी बातें लोग माने। तो फर्रुख सैय्यर के समय ही रीजनल पावर ग्रोथ होना शुरू होती है। मराठास ग्रोथ हो रहे हैं, मराठास के बाद जाट हो गए, राजपूत हो गए, तो हैदराबाद हो गया, सभी लोग जो है अपराइज हो रहा है। उनकी मतलब वो अपने 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 सेपरेट एम्पायर बनाने लगे क्योंकि फर्रुख सैय्यर तो पावरफुल नहीं है। अच्छा, औरंगजेब का जब समय था ना तो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल भेजा था और बंगाल में उनको बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको संभालना है। तो मुर्शिद कुली खान कहाँ है, बंगाल में है। लेकिन जब वो देखते हैं कि फर्रुख सैय्यर मतलब हमारा जो सुल्तान है वही पावरफुल नहीं है, उसकी बातें तो कोई नहीं सुनता, तो मैं क्या ही सुनूंगा। तो यहाँ पे मुर्शिद कुली खान ने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया और बंगाल का पहला नवाब बन गया। तो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल जो है वो मुर्शिद कुली खान होता है। 1717 से 1727 तक ये जो है वो मुर्शिद कुली खान बंगाल में रूल करता है, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल होता है। और
उस समय तक जो है बंगाल की जो कैपिटल थी वो ढाका होती थी, लेकिन इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद को बनाई थी। तो याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान ने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद को बना दी और वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन करने लगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1727 तक इन्होंने रूल किया और उसकी डेथ के बाद कई सारे रूलर्स हुए। मुर्शिद कुली खान के बाद आप देखेंगे सुजाउद्दीन मोहम्मद खान हुए, फिर सरफराज खान हुए, अली बर्दी खान हुए। लेकिन इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हम सीधे बात करेंगे सिराजुद्दौला के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अंतिम, अगर आप बंगाल का लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब देखेंगे जो स्वतंत्र रूप से अधिकार कर रहा है, स्वतंत्र रूप से राज कर रहा है, वो सिराजुद्दौला है। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं कि पहले नवाब बंगाल के कौन थे, तो आप कहेंगे कि मुर्शिद कुली खान थे। और लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब, लास्ट इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नवाब कौन थे, तो सिराजुद्दौला थे। अब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते हैं, बंगाल के नवाब बनते हैं और वो देखते हैं कि यार ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी पावर तो लगातार बढ़ते जा रही है, ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, अपनी सेनाओं को भी रख रहे हैं, फ्री में व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और हमारा उससे रेवेन्यू घट रहा है। जब आप कोई कंपनी या कोई मर्चेंट देश के अंदर आके व्यापार करे और बदले में हमको टैक्स ना दे, तो उससे तो हमारे रेवेन्यू पे असर होता ही है। तो ये बात उनको पसंद नहीं आती, तो वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, अगर आपको व्यापार करना है तो पहले चीज तो आप किलाबंदी नहीं करेंगे, है ना, आपको सेना रखने का हम अधिकार नहीं देते हैं। उसके अलावा आप जो ट्रेडिंग करते हैं, आप जो यहाँ पे व्यापार करते हैं, उसके लिए आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो सारे कंडीशंस को मान लेती है, लेकिन ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल भी यहाँ पे तैयार नहीं होती। तैयार नहीं होती है कि वो फोर्टिफिकेशन नहीं करेगी, तैयार नहीं होती है कि उनको टैक्स देना पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद सिराजुद्दौला क्या करते हैं, उसके बाद वो अपनी आर्मी को लेके चढ़ाई कर देते हैं फोर्ट विलियम पर। तो फोर्ट विलियम पर हमला कर देते हैं सिराजुद्दौला, और जब फोर्ट विलियम पे वो हमला करते हैं तो काफी सारे अधिकारी जो है वो वहां से भाग जाते हैं और भाग जाने के बाद वो शेल्टर लेते हैं फुल्टा आइलैंड में। तो फुल्टा आइलैंड में जो भी बड़े अधिकारी, उनके बच्चे और वाइफ होते हैं, वो वहां चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उसमें कैप्चर हो जाते हैं विलियम फोर्ट में। तो फोर्ट विलियम में बहुत सारे जो अधिकारी और बहुत सारे जो ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं, उनको यहाँ पे कैप्चर करने का काम जो है सिराजुद्दौला कर लेते हैं। और ये घटना आप देखेंगे मई 1756 की है। उसके बाद 20 जून 1756 को नवाब या जो सिराजुद्दौला है वो कासिम बाजार पे भी अपना अधिकार जमा लेते हैं। ये घटना होती है, ठीक है। बचे हुए जो कुछ लीडर्स भाग गए, जो गवर्नर भाग गए, उन्होंने फुल्टा आइलैंड में शरण ले ली है। और फुल्टा आइलैंड पहुंचने के बाद वहां से अपना लेटर लिखते हैं और लेटर पहुंचाते हैं, लंदन तक ये बात पहुंच जाती है ना। और लंदन तक पहुंचने के बाद ये बात जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को भी पहुंचाई जाती है और रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है कि आप जाइए और बंगाल की जो कंडीशन है उसको टेक ओवर कीजिए और उस कंडीशन को शुरू कीजिए। ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो अधिकारियों को पकड़ लिया गया है फोर्ट विलियम में, अब उनके साथ क्या किया, तो सिराजुद्दौला ने उनके साथ एक घटना कर दी जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल घटना जिसे हम कहते हैं, कैलकाटा में हुई थी 1756 में। क्या किया था इन्होंने, किया था कि जो 146 ब्रिटिश अधिकारियों को इन्होंने कैप्चर किया था, जिनमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, और उनको एक कमरे में बंद कर दिया। और कमरे में बंद कर दिया तो बहुत ज्यादा सफोकेशन के कारण जो है, जब नेक्स्ट डे इस दरवाजे को खोला गया तो बहुत सारे अधिकारी जो है वो मारे गए थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे मर गए, केवल 23 लोग ही जो थे वो जीवित बचे थे। इसे आप ब्लैक होल की घटना कहते हैं। और ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वो 1756 में हुई थी। अच्छा, जब यहाँ पे सिराजुद्दौला ने विलियम फोर्ट, जो फोर्ट विलियम है, उसको कैप्चर कर लिया, उसके बाद उन्होंने कैलकाटा का नाम जो है वो अलीनगर कर दिया था। इसलिए जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री को, जब आप इतिहास को पढ़ते हैं, तो आप अलीनगर की संधि के बारे में पढ़ते हैं। जो अलीनगर की ट्रीटी थी वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ही हुई थी, और दोनों के बीच में ये हुआ था कि हम आप एक दूसरे की जो टेरिटरी हमने कैप्चर की है हम वो रिटर्न कर देते हैं और शांति से रहेंगे, है ना। तो ये अलीनगर की जो संधि है बेसिकली वो कलकत्ता में ही हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, क्योंकि जो ब्लैक होल का इंसिडेंट हुआ था उसकी जानकारी रॉबर्ट क्लाइव को हो गई थी और लंदन से उन्हें ऑर्डर आए थे कि आप बंगाल में जाके सारी कंडीशन को संभालिए। अब बंगाल आ चुके हैं रॉबर्ट क्लाइव। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको कहानी बताऊंगी किस तरीके से एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की बंगाल में। तो बंगाल वो आ गए हैं और वो सोच चुके हैं कि ये सिराजुद्दौला जैसा नवाब तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो एक ऐसा नवाब चाहिए कि जिसके कारण हम बंगाल में पूरा अधिकार कर सके, आसानी से फ्री ट्रेड कर सके, फोर्टिफिकेशन कर सके, मतलब सारे अधिकारी, मिंटिंग के अधिकार, प्रिंटिंग के अधिकार, दीवानी अधिकार, सब कुछ हमको मिल जाए। हमें तो एक पपेट नवाब की जरूरत है, हमें सिराजुद्दौला जैसे नवाब की जरूरत नहीं है। ऐसा इन्होंने सोच लिया था, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव फिर मुलाकात करता है मीर जाफर से, और मीर जाफर जो होता है वो सेनापति होता है सिराजुद्दौला की सेना का। तो सेनापति की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि सेनापति जो कमांडर इन चीफ होते हैं उनके ऑर्डर पे ही तो सेना काम करती है, उनके ऑर्डर पे ही तो सेना हमला करती है। और जब कमांडर इन चीफ को ही आप अपने
अंडर में ले लेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे, तो सेना किस तरीके से परफॉर्म करेगी? नहीं करेगी। और जब किसी सेना का कमांडर इन चीफ अपोजिशन में, अपोजिशन पार्टी में, तो उस राजा की हार निश्चित हो जाती है। तो यहाँ पे मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, आप बस ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आप सिराजुद्दौला के साथ हैं, लेकिन जब बैटल फील्ड में आप जाओगे तो बिल्कुल खड़े रहना, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने की, कोई भी फाइट करने की जरूरत नहीं है, और अगर हम बैटल जीत जाते हैं तो हम आपको जो है वो बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो इसलिए हम रॉबर्ट क्लाइव को किंग मेकर भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है, सीधे राजा बना रहा है कि सिराजुद्दौला को हटाएंगे, मीर जाफर को राजा बनाएंगे। तो ऐसी यहाँ पे डील हो गई थी। ये प्राइवेट ट्रिटी जो है वो मीर जाफर और सिराजुद्दौला सॉरी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो गई थी। और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है घसीटी बेगम, अमीर चंद्र, जगत सेठ और ऐसे कई सारे जो व्यक्ति थे जो कि सिराजुद्दौला की पार्टी में थे, उनको भी अपने फेवर में कर लिया था। ठीक है, और इस तरीके से शुरुआत होती है, पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी की। तो भागीरथी नदी के तट पर जो है वो 23 जून 23 जून, ये दिन याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली डेट से पूछ लिया जाता है। तो 23 जून 1757 में यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है। तो प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में एक तरफ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी होती है जिसके लीडर होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ होता है आपका बंगाल का नवाब, और जो कि सिराजुद्दौला होता है। तो सिराजुद्दौला अब जब बैटल फील्ड में आया है तो मीर जाफर तो ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड में है, तो कमांडर इन चीफ जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड में है तो उनकी सेना परफॉर्म नहीं करती। और जब सिराजुद्दौला ये देखता है अरे यार ये मीर जाफर तो मेरी तरफ से लड़ाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ से सिराजुद्दौला भाग जाता है, बैटल ग्राउंड को छोड़ के क्या हो जाता है, वो भाग जाता है। और बाद में उसको पकड़ के 2 जुलाई को 2 जुलाई 1757 में उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बात की घटना है। लेकिन 23 जून 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी होता है उसमें धोखेधड़ी से आप बोल सकते हैं कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहे होते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव इसको जीतने के बाद मीर जाफर को अगला बंगाल का नवाब बना देते हैं। लेकिन ऐसे विदाउट कंडीशन तो ऐसा कुछ होगा नहीं। जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज, बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को मिलता है। क्या क्या फायदा मिलता है? तो सबसे पहले तो ट्रेड फ्री एक्सेस मिल जाता है, मतलब टैक्स फ्री एक्सेस मिल जाता है कि आप व्यापार कीजिए लेकिन आपको उसके लिए टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी सेना को रख सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं, और एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए आपको मिंटिंग की ज़रूरत होगी तो आप मिंटिंग प्रेस बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा बिहार के दीवानी राइट्स तो आपके पास हैं ही, आप टैक्स भी वसूल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो अधिकार हैं बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव की झोली में आ जाते हैं, जिससे रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बहुत रिच हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपने प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे होते हैं, है ना, फ्री ट्रेड भी कर रहे होते हैं। दस्तक का गलत उपयोग भी किया जा रहा है, वही दस्तक जो फर्रुख सैयद ने इशू किया था। दीवानी राइट्स हैं तो अपने हिसाब से मनमाने तरीके से वो टैक्स भी वसूल रहा है, जैसे किसानों की हालत तो काफ़ी ख़राब हो रही है। लेकिन कंपनी के जो अधिकारी हैं, रॉबर्ट क्लाइव जैसे जो अधिकारी, वो काफ़ी रिच होते जा रहे हैं। इसी को आप कह रहे हैं कि करप्शन कर रहा है, करप्ट गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। इतनी चीज़ें हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी इस तरीके से लड़ ली जाती है। अब यहाँ पे लगातार रॉबर्ट क्लाइव ने तो अब मीर जाफर को राजा बनाया है, तो जब राजा हमने बना दिया है तो राजा को तो हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है अपनी कंडीशंस को फुलफिल कराने के लिए, और हर बार नए प्रपोजल के साथ रॉबर्ट क्लाइव आता है और मीर जाफर को कहता है कि हमको ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए, हमको ये करना है, हमको वो करना है। तो इससे जो बहुत ज़्यादा तंगी का हालात आ जाते हैं, और जो यहाँ पे मीर जाफर है वो देखते हैं कि उनके प्रशासन में पैसा बचा ही नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, और रॉबर्ट क्लाइव की तो डिमांड्स ही फुलफिल नहीं हो पाती, कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती हैं। तो मीर जाफर यहाँ पर एक सीक्रेट नेगोशिएशन करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वही मीर जाफर सीक्रेट नेगोशिएशन करते हैं कि आप ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई कीजिए और हम भी आपकी मदद करेंगे अपनी सेना के जरिए। ठीक है, और अगर आप जीत जाते हैं तो बिल्कुल जो अधिकार हम दे रहे हैं ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो अधिकार हम आपको देंगे। तो इस बात की भनक ब्रिटेन आर्मी को तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में एक बैटल लड़ी जाती है जिसको हम बैटल ऑफ चिंसूरा कहते हैं, और ये घटना 1759 की होती है। और इस बैटल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, बहुत बुरी तरीके से हार जाती है, और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। लेकिन ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी समझ चुकी है कि यार ये तो गलत बात है, ये जो मीर जाफर है ये तो भाई हमारे ही खिलाफ अलायंस बनाने पे लगा हुआ है, तो हम मीर जाफर को हटा देंगे। तो मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया जाता है, और मीर जाफर को गद्दी से हटाने के बाद मीर जाफर के जो बेटे होते हैं मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है।
ठीक है। ये जो चिंसूरा का बैटल होती है ये सी लेवल पे और लैंड लेवल पे, मतलब ज़मीन में और समुद्र में दोनों जगहों पे इस बैटल को लड़ा जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब मीर जाफ़र को हटा दिया गया है और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया है। मीर कासिम तो बड़े खुश हो गए कि अरे सही है, हमको तो बंगाल का नवाब बना दिया गया है। लेकिन अगर मैं मुर्शिदाबाद में रहा, तो मुर्शिदाबाद में अगर मैं रहा तो यहाँ पे ब्रिटेन के जो गवर्नर हैं, अधिकारी, इनकी डिमांड कभी फुलफिल होगी नहीं, है ना। और हमारा जो राजस्व है, हमारा जो रेवेन्यू है वो कभी इंप्रूव होगा नहीं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन तो और बुरी होती जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मीर कासिम होते हैं वो अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो प्रेजेंट में बिहार में है, तो मुंगेर में अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद कैपिटल मुर्शिद अली खान ने बनाई थी, मुर्शिद कुली खान ने बनाई थी। और मुर्शिदाबाद को कैपिटल के बाद मुंगेर कैपिटल कौन ले गए थे? मीर कासिम ले गए थे। तो मीर कासिम ने मुंगेर को कैपिटल बनाई। मुंगेर में जब उन्होंने कैपिटल बनाई तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो अपनी आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू की, तोप खाने खुलवाए, राइफल्स और सब कुछ मैन्युफैक्चर कराना शुरू किया, जिससे हम भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएं और कभी कोई कंडीशन बनती है तो हम क्या करें, कम से कम ब्रिटेन कंपनी के खिलाफ लड़ाई तो कर सके। तो इन्होंने वहां पे अपनी आर्मी को ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया मुंगेर में, ठीक है। अब वो देखते हैं कि यह जो फर्रुख सैयद का फरमान था 1717 का, उससे हमारे राज्य को तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फ्री में ट्रेड कर रही है, दीवानी राइट्स भी हैं, सब कुछ है उनके पास, तो इससे हमें तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब हमको फायदा नहीं तो कम से कम दूसरों को फायदा हो, तो क्यों ना हम एक इक्वल पॉलिसी बनाते हैं कि जैसे कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग कर रही है, उसी प्रकार जो भी दूसरे आपके मर्चेंट है, प्राइवेट मर्चेंट है, वो भी फ्री में ट्रेड कर सके, है ना। सभी को इक्वल ही या तो टैक्स को पे करना पड़े, या सभी लोग फ्री में यहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग करें। ऐसा सोचना था मीर कासिम का। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स जो है वो बंगाल से 3000 रुपये में पर ईयर में खरीद के रखे हुए थे। तो मीर कासिम ने इस बात का अपोज किया। वो दस्तक का जो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर था, जो यहाँ पे भेदभाव हुआ होता था दस्तक को लेके, और दस्तक का जो मिसयूज होता था, उसके खिलाफ मीर कासिम ने आवाज उठाई। और उन्होंने कहा कि जो लोकल मर्चेंट होते हैं उनको तो दस्तक का कोई फायदा होता नहीं है, वो तो 40% रेवेन्यू देते ही है टैक्स के रूप में, लेकिन ब्रिटेन जो है वो कोई भी टैक्स नहीं देता। तो क्यों ना इक्वल यहाँ पे टैक्सेशन कर दिया जाए, सभी लोग यहाँ पे जो है वो फ्री में ट्रेड करो। तो ये बात ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात पसंद नहीं आई तो यहाँ पे एक छोटा सा वॉर शुरू हो गई ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी और ये मीर कासिम के बीच में। तो मीर कासिम को भगा दिया गया, मीर कासिम हार गया और मीर कासिम को जो है वो भगा दिया गया, और मीर कासिम पहुंच गया कहाँ पे? अवध। मीर कासिम कहाँ चला गया? अवध चला गया। वापस से जो मीर कासिम के फादर थे ना, मीर जाफर, ठीक है, तो मीर जाफर को वापस से जो है वो बना दिया गया बंगाल का नवाब। तो मुर्शिद कुली खान थे, ठीक है, जिन्होंने बंगाल का पहले नवाब थे, फिर सूरजउद्दौला बने। सूरजउद्दौला के बाद आपने देखा कि मीर जाफर को बनाया, फिर मीर कासिम को बनाया, और वापस से अब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया है, ठीक है ना। मीर कासिम चले गए हैं और मीर कासिम जाके कहाँ पहुंच गए हैं? मीर कासिम पहुंच गए हैं अवध के नवाब के पास, जिनका नाम है शुजा-उद-दौला। उनके पास पहुंच कर वहां पे जाके उन्होंने शेल्टर ले लिए, मदद ले ली है। अब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है नहीं यार, ऐसा शेल्टर वेल्टर नहीं चलेगा, मीर कासिम को लौटाओ। तो सूरजउद्दौला जो है वो मना कर देते हैं कि हम मीर कासिम को नहीं लौटाएंगे। तो मीर कासिम और सूरजउद्दौला जो है वो ऑलरेडी अवध में है, और अवध में बैठे हुए हैं शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड उस समय के मुगल रूलर थे, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर एक अलायंस बना ली अगेंस्ट द ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ से एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, एक पृष्ठभूमि तैयार होती है बैटल ऑफ बक्सर की। तो आइए अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, जो कि 23 अक्टूबर 1764 में लड़ी गई थी, ठीक है, ओके है। तो कहीं पे 23 अक्टूबर, कहीं पे 22 अक्टूबर लिखा है, तो ज़्यादा ऑथेंटिकेट 22 अक्टूबर को माना जाता है। तो 22 अक्टूबर को 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई। यहाँ पे दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था जिसमें मीर कासिम था, ठीक है, दूसरा शाह आलम सेकंड था, और तीसरा सूरजउद्दौला था। शाह आलम सेकंड जो थे वो मुगल सल्तनत के बादशाह थे। सूरजउद्दौला जो था वो अवध का नवाब था, और मीर कासिम वही व्यक्ति था जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था, जिसको भगा दिया गया और फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। दूसरी तरफ ब्रिटेन की आर्मी थी और जिसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि 1760 में 1760 में जो आपके रॉबर्ट क्लाइव थे ना, जो बैटल ऑफ प्लासी और चिंसूरा को लड़के गए थे, उनको वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था। तो वो अभी इंग्लैंड में है, और जब ये बैटल ऑफ बक्सर हो रही है तो उस बैटल के समय रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लैंड में है।
अब बैटल ऑफ बक्सर को लड़ा जा रहा है और बैटल ऑफ बक्सर जो होती है वो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और जब ये कंपनी जीत जाती है तो मीर कासिम भाग जाता है और कुछ समय बाद उसको मार दिया जाता है। अब यहाँ पे दो लोग बचे, एक तो शाह आलम सेकंड है जो मुगल सल्तनत के बादशाह हैं, और दूसरे हैं सुजाउद्दौला। ये दो लोग बचे जिनके साथ अब ट्रिटी करनी, क्योंकि हम बैटल तो जीत गए हैं। अब बैटल जीत गए तो कुछ ना कुछ तो हमको कंपनसेशन मिलना पड़ेगा। तो ट्रिटी होती है जिसको हम ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं, और ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो 1765 में होती है। जैसा मैंने कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट जो गवर्नर होता है वो रॉबर्ट क्लाइव होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव अभी बैटल ऑफ बक्सर के समय कहाँ है? इंग्लैंड में है, लेकिन इलाहाबाद की संधि करने के लिए उनको इंग्लैंड से वापस बुलाया जाता है। इसलिए देखिएगा 1764 में बैटल लड़ी जा रही है और 1765 में जो है वो संधि हो रही है, क्योंकि उस समय प्लेन तो चलते नहीं थे ना, आराम से वो सी के जरिए, अपने शिप के जरिए जो है वो भारत में आएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव वापस भारत में आता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है और वो साइन करता है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो 2 फेजेस में होती है। पहले फेज में शाह आलम सेकंड और ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के साथ होती है पहली ट्रिटी, ठीक है। और दूसरी ट्रिटी जो होती है वो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब के बीच में होती है। तो 2 अलग अलग फेजेस में इलाहाबाद की ट्रिटी होती है। तो पहला फेज हम देखते हैं। तो पहले फेज में शाह आलम सेकंड के साथ जो है वो ट्रिटी को साइन किया जा रहा है। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सेकंड टाइम बन गए हैं। 1765 में ये वापस भारत आ गए हैं। अब यहाँ पे शाह आलम सेकंड को कहा जाता है कि देखो बेटा, शाह आलम सेकंड को बोला जाता है कि हम तो बैटल जीत गए है ना, हम तो बैटल जीत गए, तो एक काम करो, जितना आपका एरिया है बिहार, उड़ीसा, बंगाल का, उन सब के दीवानी राइट्स आप हमको दे दो। हम जो है वो टैक्स वसूलने का काम करेंगे, ठीक है। हम जो है वो टैक्स वसूलेंगे और बदले में जो हम टैक्स वसूलेंगे तो आपको जो है वो 26 लाख रुपीस, 26 लाख रुपए जो है वो हम आपको देंगे, ठीक है। बदले में आपको इलाहाबाद और कारा का रीजन भी हम लौटा देंगे। इलाहाबाद और कारा का रीजन भी हम आपको क्या करेंगे? लौटा देंगे। ये बात यहाँ पे बोली गई, ठीक है। बात समझ में आई क्या क्या हुआ? तो देखिएगा, यहाँ पे मुगल एम्परर ने दीवानी राइट्स, जो टैक्स वसूलने के अधिकार हैं, टैक्स को कलेक्ट करने का अधिकार है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ठीक है। अब यहाँ पे जो टैक्स राइट्स मिले हैं तो यहाँ पे बोला गया कि मुगल राजा को बोला गया कि हम आपको 26 लाख रुपए यहाँ पे एनुअल ट्रिब्यूट देंगे, एनुअल आपको इस टैक्स के बदले देंगे, और जो इलाहाबाद और कारा का रीजन है वो भी हम मुगल सल्तनत को लौटा देगा काम करेंगे। ये ट्रिटी हो गई किसके साथ? यहाँ पे शाह आलम सेकंड के साथ, ठीक है ना। अब सेकंड ट्रिटी जो है वो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजा-उद-दौला के बीच में होगी। सुजा-उद-दौला को कहा गया कि देखो, हमने तो मीर कासिम को बोला था कि हमको लौटा दो, ये बैटल होती नहीं, तुम्हारे कारण ये बैटल हुई है। और बैटल जब होती है तो दोनों पक्षों को नुकसान तो होता है, तो हमारी आर्मी को भी नुकसान हुआ है। तो एक काम करो, पहले तो आप 53 लाख रुपीज़ 53 लाख रुपीज़ आप हमको दो कंपनसेशन के रूप में, क्योंकि आपकी वजह से लड़ाई हुई है, पहली चीज़। और दूसरी बात, जो इलाहाबाद और कारा का रीज़न है वो आप हमको दे दो। ये वही इलाहाबाद और कारा का रीज़न है जो इन्होंने कहा है कि हम किसको देंगे? शाह आलम सेकंड को देंगे। ये बात यहाँ पे बोल दी गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऑलमोस्ट आधा जो आपका नॉर्थ इंडिया का रीजन है वहां पे रॉबर्ट क्लाइव ने अधिकार कर लिया, दीवानी राइट्स उसको मिल गए, और बोला गया कि जो बफर स्टेट की तरह जो है वो अवध काम करेगा। अवध में हमारी सेना रहेगी और सेना का जो भी खर्चा होगा वो अवध के नवाब को पे करना होगा। तो यहाँ पे अवध में आपने सेना भी रख ली, उसका खर्चा भी नहीं लग रहा है, आपने इलाहाबाद और कारा का रीजन भी ले लिया, 53 लाख रुपीज भी ले दिए, और दीवानी राइट्स तो आपको शाह आलम सेकंड से मिल ही चुके हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। इस तरीके से यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने की। तो अभी डुअल गवर्नमेंट क्या सिस्टम होता है? इसके सिस्टम में बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो 2 पार्ट में रन होती हैं। एक होता है दीवानी राइट्स, मतलब आपको टैक्स वसूल करने का अधिकार। तो ये टैक्स वसूल करने का अधिकार किसके पास होगा? ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। दूसरा होता है नवाब के पास जुडिक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन अधिकार, जिसको निजामत कहते हैं। तो निजामत का अधिकार जो होगा वो नवाब के पास होगा, लेकिन नवाब के पास कोई और राइट्स नहीं होते, उसको केवल प्रशासन को संभालना है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। दिस सिस्टम ऑफ सेपरेट दीवान एंड निजाम इज कॉल्ड द डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हमारे देश में की थी, ठीक है। अब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऑलरेडी फ्री ट्रेड कर ही रही थी, लेकिन जो प्राइवेट मर्चेंट थे उनको 40% यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। दीवानी राइट जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को दे गए तो किसानों की हालत और ख़राब होती गई। किसानों से मनमानी तरीके से जो है वो टैक्स वसूलने का काम किया जाता था।
ठीक है ना। और उनको बोला जाता था कि आप ओपियम या अफीम की कल्टीवेशन कीजिए, क्योंकि अफीम को जब मार्केट में बेचा जाता था तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो अपनी मन मर्जी से जो है वो कल्टीवेशन करवाने का काम करते थे ये। इससे जो ऑफिसर्स थे ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव, वो बहुत एक्सट्रीमली रिच होते जा रहे थे, और प्राइवेट ट्रेडर जो थे और जो किसान थे उनकी हालत यहाँ पे ख़राब होते जा रही थी। तो इस तरीके से यहाँ से शुरुआत होती है कि ड्रेन, भारत से जो पैसा है वो ब्रिटेन में जाना अब शुरू हो रहा था। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखिएगा द करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स फेल्ड आउट। अब देखिएगा जब यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी होता है तो यहाँ पे 1760 में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस से इंग्लैंड जाते हैं, मैंने आपको कहा था ना कि 1760 में इंग्लैंड जाते हैं और 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी के लिए वापस इनको इंग्लैंड से बुलाया जाता है। तो जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो 3 लाख पाउंड इनके पास होते हैं, और हर साल इनको 27,000 रुपीज़ जो है वो पर ईयर जो है वो रेंट भी इनको मिल रहा है। और जो अवध के नवाब की टोटल प्रॉपर्टी का 20%, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो किसके पास आ गया? रॉबर्ट क्लाइव के पास आ गया। तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत रिच है, रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज़्यादा अब रिच हो चुके हैं। और रॉबर्ट क्लाइव ने जब डुअल सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है तो किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और 1770 में 1770 में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था, भुखमरी छाई हुई थी, फेमाइन आया हुआ था बंगाल के रीजन में, बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा में। ऐसा बताया जाता है कि 1/3 पॉपुलेशन जो है वो वहाँ की खत्म हो गई थी। लगभग उस समय 30 मिलियन की पॉपुलेशन बंगाल प्रेसिडेंसी में रहा करती थी, और इस फेमाइन के बाद, इस भुखमरी के बाद, इस अकाल को पड़ने के बाद 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। केवल पॉपुलेशन कितनी बची थी? 10 लाख बची थी, और जिसमें जो पॉपुलेशन बची भी थी वो भी बहुत परेशान थे, वो भी बहुत परेशान थे। तो इस तरीके के चार्जेस थे, ये सारे चार्जेस किस किस पे लगाए गए थे? रॉबर्ट क्लाइव पे लगाए गए थे। ठीक है, ये सारे चार्जेस किस पे लगाए थे? रॉबर्ट क्लाइव पे। तो रॉबर्ट क्लाइव जब 1765 से 1767 तक बंगाल का सेकेंड टाइम गवर्नर रहता है। वापस जब इंग्लैंड में जाता है तो इंग्लैंड के जाने के बाद इनकी जो नाइट होती है वो बहुत पीसफुल नहीं होती, उन पे चार्जेस लगाए जाते हैं करप्शन के, और ये पूरा मामला जो है ब्रिटेन पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, और उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, और लंबे समय तक ये केस चलता है। हालांकि केस खत्म होने के बाद इनको बोला जाता है कि ठीक है, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन इतना लंबा समय, इतनी जिल्लत इनको सहनी पड़ी, इतना मतलब लोगों ने क्रिटिसाइज किया, चाहे ब्रिटेन की गवर्नमेंट हो, ब्रिटेन की जनता हो, भारत की जनता तो इनसे परेशान थी ही, तो अपनी इस बेइज्जती को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतने इतने लंबे समय में अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। भले ही बहुत अमीर थे, भले ही बहुत पैसा था, लेकिन बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद एक शाम को, ये 22 नवंबर 1774 को, इन्होंने अपनी नाइफ से खुद को मार लिया, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। लेकिन कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इनको ओपियम की लत थी, अफीम की लत थी, और उस नशे के बाद जो है उनकी हत्या हो गई या वो मर गए। तो दो अलग अलग यहाँ पे मत देखने को मिलते हैं। जो भी था, 1774 में रॉबर्ट क्लाइव मर जाते हैं। तो ये रॉबर्ट क्लाइव की कहानी होती है। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जो यूपीएससी में पूछा गया था। आप मुझे सही आंसर कमेंट में दीजिएगा। पहला है यहाँ पे स्टेटमेंट है कि रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है? जो भी आंसर होगा, अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ मैंने ऑलरेडी कवर की है, आप उसको देखिए और इस प्रश्न का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए गवर्नर जनरल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।